हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर राजश्री। और आज हम शुरू करने वाले हैं आपका एमए प्रीवियस में आपका जो सेकंड पेपर है विश्व का इतिहास। इसमें मैंने जो आपको आज फर्स्ट टॉपिक लिया है वो है प्रथम विश्व युद्ध। इसके बारे में आप काफ़ी जान चुके हैं क्योंकि आपने बीए में भी पढ़ा है विश्व का इतिहास, और इसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा है। इस पेपर में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ। और इस विश्व युद्ध में आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध इसको कहा गया है, मतलब कि पहला विश्व में ये पहला युद्ध था जिसमें संपूर्ण विश्व ने किसी न किसी रूप में भाग लिया। आपकी स्क्रीन पे अभी एक जो मैप आ रहा है वो है यूरोप का इतिहास। इसमें आप देखेंगे कि जो यूरोप का इतिहास है इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो आपके सामने स्क्रीन पे जो मैप आ रहा है उसमें देखते हैं कि आपका सबसे ऊपर एक रशिया है, ये जो मैं आपको दिख रहा है इसमें रशियन एम्पायर, फिर आपका जर्मन एम्पायर, फिर फ्रांस है, स्पेन है, आपका लिस्बन पुर्तगाल है, रोम है, इटली है, और ये आपका इधर आ रहा है ओटोमन एम्पायर। तो हम देखते हैं कि जो ये प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ वो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ये एक गुट में थे। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार जो प्रथम विश्व था 1914 में शुरू हुआ, लेकिन इसकी जो भूमिका थी वो से काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी। मतलब जब हम 1870 में जाते हैं, आप ये जानते हैं कि इतिहास में जो कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे अनेक कारण जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जो इकट्ठे होते होते एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो जब अगर हम 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, अगर हम उसके कारणों की बात करते हैं तो उसके लिए हमें उसके लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और इस जो पीछे हम जा रहे हैं उसमें देखते हैं कि 1870 में जो महत्वपूर्ण विश्व इतिहास में घटनाएं हुई वो थी, एक तो आपका इटली का एकीकरण। आप मैप में जो ग्रीन कलर का देश देख रहे हैं इटली, इसकी राजधानी रोम, तो इटली का एकीकरण हुआ और इसके अलावा जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये 1870 की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी और इस एकीकरण के बाद ही ये दोनों महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर आती हैं। तो जो जर्मनी की घटनाएं थी, तो जर्मनी ने अंतिम युद्ध फ्रांस से 1870 में लड़कर अपना जर्मन जो प्रदेश हो तो उनका एकीकरण किया था, और इसमें उन्होंने फ्रांस के अल्सेस और लोरेन दो प्रदेशों को जर्मनी ने अपने अधिकार में कर लिया था। तब से फ्रांस चाहता था कि उसको ये अपने प्रदेश वापस मिल जाए और जर्मनी नहीं चाहता था कि उसको ये प्रदेश वापस दिए जाए, और वो फ्रांस को हमेशा जो पूरे यूरोप में एक अकेला रखना चाहता था। और इसीलिए इस काल में गुप्त संधियों का एक दौर शुरू हुआ, और उन गुप्त संधियों में विभिन्न देशों ने आपस में एक सुरक्षात्मक रूप से आपस में संधियाँ की, लेकिन उन संधियों को उन्होंने गुप्त रखने की कोशिश की। उनकी धाराओं को उसने किसी दूसरे देशों को बताया नहीं और ना ही उन्होंने प्रकाशित किया। और इसी कारण हम देखते हैं कि जो संपूर्ण यूरोप है वो दो भागों में बढ़ जाता है। कब तक? 1914 तक। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कि यूरोप में ये देश आते हैं, कौन कौन से? रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और आपका इटली, और इसके अलावा आपका आता है बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी। ये आपकी जो स्क्रीन मैप है 1914वां जो नक्शा था उसकी बात कर रही हूँ मैं। और ये आपका चेकोस्लोवाकिया, ये सब इसके अंदर इस काल में ये देश इसमें थे यूरोप में। अब हम बात करेंगे आगे की कि इस काल में जो दो तरह से संधियाँ हुई और इन संधियों से दो गुटों का निर्माण हो गया। एक ग्रुप को कहा गया ट्रिपल एंटेंट और दूसरे को कहा गया सेंट्रल पावर। जो ट्रिपल एंटेंट थे उसको आप जो ये येलो कलर दिख रहा है उसमें देख सकते हैं, जैसे रशिया, रोमानिया, सर्बिया, अल्बानिया, ग्रीस, इटली, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल, ये एक तरफ थे। ठीक है, ये पूरा क्या था आपका ट्रिपल एंटेंट। जो सेंट्रल पावर थी वो थी ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, ये दोनों क्या थी? सेंट्रल पावर थी। और इनके साथ में कहा था बल्गेरिया और तुर्की। अर्थात हम देखते हैं कि पूरे यूरोप में आपस में संधियों से दो गुटों का निर्माण हुआ। एक गुट में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया और तुर्की।
इटली भी इसी गुट में था पहले, लेकिन बाद में विश्व युद्ध के समय इटली ने 1915 में दूसरे वाले गुट का चयन कर लिया और वो फ्रांस के गुट में शामिल हो गया। जो फ्रांस का गुट था उसमें कौन था? उसमें था यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड था, फ्रांस था और रशिया था और रोमानिया, आप देख रहे हैं सर्बिया, अल्बानिया, ये सारे देश एक तरफ थे। अर्थात इस प्रकार जब 1914 का जो युद्ध शुरू हुआ उसमें दो गुटों का निर्माण हो चुका था। और जो मैं इस मैप में आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये दोनों तटस्थ राष्ट्र थे, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड। इन देशों ने इस युद्ध में कहीं भी भाग नहीं लिया। अब चूंकि ये तो यूरोप के देश है जहाँ ये युद्ध लड़ा गया, लेकिन इसको विश्व युद्ध का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर पूरे विश्व के देश बाद में किसी न किसी रूप में शामिल हुए। जैसे अमेरिका बाद में शामिल हुआ, फ्रांस की तरफ से शामिल हुआ, जापान ऑस्ट्रिया की तरफ से शामिल था, वो बाद में अलग हो जाता है, रशिया पहले शामिल था, बाद में 1917 में यहाँ क्रांति हो जाती है, बाद में ये भी अलग हो जाता है। और इसके लिए आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड के बहुत सारे उपनिवेश थे, तो उन उपनिवेशों से वहाँ के सैनिक भी इस युद्ध में सम्मिलित होते हैं और इसी कारण इसको प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। और ये पूरी मानव त्रासदी का ये महत्वपूर्ण क्या था? महत्वपूर्ण घटना थी और इससे पहले इतना बड़ा युद्ध पूरे विश्व में कभी नहीं लड़ा गया और न ही इतने टाइम तक लड़ा गया। इसके बाद हम इसके कारणों की बात करें तो हम देखते हैं कि इस विश्व युद्ध के अनेक कारण थे। जैसे पहला, दो गुटों का निर्माण, दूसरा शस्त्रीकरण के लिए होड़, तीसरा राष्ट्रीयता का प्रश्न, चौथा साम्राज्यवाद और इसके अलावा एक आपका आता है जो महत्वपूर्ण कारण मैंने इसमें इंडेक्स में नहीं दिया है, वो है उस काल में पत्रकारिता या समाचार पत्रों का योगदान। और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण आता है वो तात्कालिक कारण, जिस घटना से ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो हम एक एक करके इन सब कारणों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार ये महत्वपूर्ण कारणों ने इस विश्व युद्ध की घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं गुटों के निर्माण की। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो महत्वपूर्ण जो गुट थे उसको बनाने का जो प्रारंभ था वो जो बिस्मार्क की जो कूटनीति थी उससे शुरू हुआ था। क्योंकि इस प्रकार एक तरफ तो जर्मनी ने त्रिगुट संधि अर्थात ट्रिपल अलायंस का निर्माण किया और इसमें उसके जो दोस्त थे वो कौन थे? ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे, ठीक है। और इसके बाद जर्मनी ने इसी में ऑस्ट्रिया से छुपाकर रूस के साथ भी एक संधि की जिसे री इंश्योरेंस संधि कहा गया। और इस प्रकार 1890 ईस्वी तक जर्मनी ने क्या किया कि फ्रांस को बिल्कुल अकेला कर दिया और एक तरह से एक महत्वपूर्ण गुट का निर्माण किया। लेकिन 1890 में बिस्मार्क के बाद जर्मनी ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और उसने रूस को अपनी ओर मिला लेने की नीति को छोड़ दिया। और इससे क्या हुआ? इससे फ्रांस को फ़ायदा हुआ और फ्रांस ने रूस को अपनी तरफ बुलाया और दोनों में एक संधि हो गई। इस प्रकार इंग्लैंड ने भी बाद में जो जर्मनी था उससे धीरे धीरे इंग्लैंड भी दूर हो गया, क्योंकि जर्मनी के औपनिवेशिक हित और ग्रेट ब्रिटेन के औपनिवेशिक हित आपस में टकराते थे और इसलिए वो प्रबल प्रतिद्वंदी बन गया था। और बाद में चल के इंग्लैंड ने भी फ्रांस की ओर अपनी दृष्टि फेरी और 1904 में उन दोनों देशों के मध्य भी एक संधि हो गई। जब इंग्लैंड और फ्रांस की संधि हो गई तो बाद में चूंकि फ्रांस और रूस पहले से संधि कर चुके थे, इसलिए बाद में इंग्लैंड ने भी रूस से संधि कर ली और इस प्रकार एक ट्रिपल अलायंस अर्थात त्रिगुट का निर्माण हो गया। और ये इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का त्रिगुट ट्रिपल एंटेंट के रूप में सामने आया। और इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध के जो विशेषज्ञ हैं वो प्रोफेसर S.B. फे ने कहा है कि प्रथम युद्ध का जो विश्व युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो क्या थी? गुप्त संधियाँ जो फ्रैंको प्रशा युद्ध के बाद शुरू हुई थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो गुप्त संधियाँ ना हुई होती या फिर उन गुप्त संधियों का जो धाराएं प्रकाशित हो गई होती, अर्थात ये गुप्त ना रहकर ओपन में होती, तो शायद इस प्रकार की घटना घटित नहीं होती। क्योंकि इन गुप्त संधियों के कारण एक महत्वपूर्ण जो वातावरण बना वो ये था कि यूरोप में दो परस्पर जो विरोधी गुट थे वो बन गए और बाल्कन राजनीति में जर्मनी जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी को सहायता देने के लिए वचनबद्ध था। क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का जो था क्या था? उसका दोस्त था। और ऑस्ट्रिया हंगरी जो बाल्कन प्रदेश थे, जो मैंने आपको ओटोमन साम्राज्य का मैप में दिखाया था, उसमें वो लोग क्या थे? उसमें इंटरेस्टेड था।
रूस था वो सर्बिया के हितों की रक्षा करना चाहता था। यद्यपि फ्रांस का बाल्कन रणनीति में कोई स्वार्थ नहीं था, परंतु वह अपने मित्र रूस की सहायता के लिए वचनबद्ध था और इसीलिए अवसर मिलते ही उसे फ्रांस और रूस की सहायता करनी पड़ती, किसको, इंग्लैंड को। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 1870 से 1914 के मध्य की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वो प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। लेकिन अगर हम इसी को एक कारण मात्र माने ये भी सही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे कारण थे जिनके बारे में हम देखेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था सशस्त्रीकरण के लिए होड़। सशस्त्रीकरण क्या होता है कि अधिक से अधिक हथियार इकट्ठे करना, क्योंकि 1870 में जब जर्मनी के हाथों फ्रांस पराजित हो गया तो उसने अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रयास शुरू किए और इससे क्या हुआ, इससे जर्मनी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। जर्मनी को लगा कि आगे चलकर जो फ्रांस है वो अल्सेस लॉरेन लेने के लिए हम पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए जर्मनी ने भी बहुत सारे सैनिक उपकरण इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इस प्रकार जो दोनों थे वो अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए शस्त्र बढ़ा रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैसे शंका की दृष्टि से देख रहे थे और इन दोनों देशों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने दूसरे देशों को भी क्या किया, इसकी ओर अग्रसर कर दिया, क्योंकि जो चारों ओर संदेह का वातावरण था, घृणा का वातावरण था, इसलिए प्रत्येक देश अपनी सैन्य वृद्धि को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल मान बैठा और जो सैनिक अधिकारी थे वो धीरे धीरे अपनी सरकारों पर हावी होने लगे। और जब आपको पता है जब किसी लोकतंत्र, प्रजातंत्र या राजतंत्र में जब वहाँ का सेनापति हावी होने लग जाता है, उसकी मानसिकता हावी हो जाने लगती है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, सैनिकवाद कहा जाता है। आप देख सकते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सैन्यवाद हावी है। आप बर्मा की बात करें जिसको आजकल म्यांमार बोला जाता है, आपको पता है कि अभी वहाँ भी राजतंत्र को हटा करके क्या किया जाए, सैनिक शासन प्रबल हो गया है। तो सैनिकवाद है, कभी भी प्रजातंत्र का हितैषी नहीं हो सकता। इसीलिए शेविल जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए उन्होंने लिखा है कि इस दिनों दिन बढ़ते हुए युद्ध के उपकरणों के कारण आशंका और तनाव का बढ़ना अनिवार्य था और इसी कारण वह विश्वास नष्ट हो गया जो पड़ोसियों को सौम्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार के लिए आवश्यक होता है। एक हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण जो कारण था उसकी, वो है राष्ट्रीयता। महायुद्ध का एक मौलिक कारण क्या था, राष्ट्रीयता थी। अब आपको पता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी जो 1784 में हुई थी, उसकी जो महत्वपूर्ण भावना जो उभर के आई थी वो थी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, और इसी से राष्ट्रीयता की भावना का जन्म दिया था। और आपको पता है कि इसी राष्ट्रीयता की भावना के कारण आगे चलकर 1870 में जर्मनी और इटली का एकीकरण भी हुआ। लेकिन इस राष्ट्रीयता की भावना ने एक महत्वपूर्ण जो भावना थी वो थी कि पड़ोसी देशों के बीच एक घृणा की भावना भी पैदा करने लग गई थी, क्योंकि राष्ट्रीयता के नाम पर अब विशाल जर्मनी, विशाल फ्रांस, विशाल स्लाव राष्ट्र आदि की बातें की जाने लगी थी और इसके कारण ही यूरोप में अनेक समस्याएं पैदा हो रही थी। फ्रांस अपने उन प्रांतों को अर्थात अल्सेस लॉरेन को वापस चाहता था जो उसने 1870 में खो दिए थे, क्योंकि अल्सेस लॉरेन जर्मनी ने ले लिए थे, लेकिन वहाँ की अधिक जो आबादी थी वो क्या थी, फ्रेंच थी और फ्रांस को लगता था कि अल्सेस और लॉरेन वो गुलाम है किसके, जर्मनी के, तो उनको स्वतंत्र करवाना चाहता था। उसी प्रकार ऑस्ट्रिया हंगरी का जो विशाल साम्राज्य था उसमें विभिन्न राष्ट्रीयताओं का संगम था, अर्थात उसमें विभिन्न प्रकार की जातियों का निवास था, जैसे पोल, चेक, सर्ब, बल्गर आदि। ये सभी जो जातियां थी वो अपने अपने राष्ट्रीय राज्यों से मिलना चाहती थी, अर्थात जो पोल थे वो पोलैंड से मिलना चाहते थे, चेक थे वो चेकोस्लाविया से मिलना चाहते थे, जो सर्ब थे वो सर्बिया से मिलना चाहते थे, जो बल्गर जाति के थे बल्गेरिया से मिलना चाहते थे। और इस प्रकार ये लगता था कि ऑस्ट्रिया हंगरी में हम गुलाम हैं, हमें क्या चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। और इसी राष्ट्रीयता के प्रश्न ने ओटोमन साम्राज्य को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया और इन टुकड़ों में भी अब आपसी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, अर्थात वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और इन्हीं लड़ाई को अपन 1911 और 12 में बाल्कन युद्धों के रूप में देखते हैं। जो सर्बिया थी उसमें तुर्की अपने प्रभुत्व की समाप्ति के बाद जो सर्बिया था वो ऑस्ट्रिया के स्लाव प्रदेशों को अपने राज्य में सम्मिलित करने हेतु क्या कर रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था और ऑस्ट्रिया के राजनीतिज्ञ अपने साम्राज्य के विकास को रोकने का
का प्रयत्न में लगे हुए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीयता रूपी जो प्रश्न चिन्ह था, इसने पूरे देशों में एक आतंक का या एक भय का रूप ले लिया था, क्योंकि जो छोटी छोटी जातियां थी उनमें राष्ट्रीयता की भावना इतनी उजागर हो गई थी कि वो जातियां दूसरे देश में अपने आप को अधीन महसूस कर रही थी, अपने आप को गुलाम महसूस कर रही थी, और वो जहाँ उन जातियों का बहुमत था उन देशों से वो मिलना चाहती थी। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो जो सर्बिया थी वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया में जो सर्ब जाति के लोग हैं वो विद्रोह करें और सर्बिया में आकर मिल जाए, और इसी प्रश्न पे आगे चल के प्रथम विश्व युद्ध होता है। आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण कारण की, वो था साम्राज्यवाद। क्योंकि जो साम्राज्यवाद, आपको पता है कि ये महत्वपूर्ण घटना होती है जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है। आपको पता है कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति होती है तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो उत्पादन बढ़ता है तो उस उत्पादन को खपाने के लिए कुछ प्रदेशों की आवश्यकता थी, क्योंकि आप देखते हैं कि इंग्लैंड का एरिया बहुत छोटा है, फ्रांस बहुत छोटा है। ये देशों ने जैसे जैसे इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव बाकी यूरोपीय देशों में हुआ तो इन देशों को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए उपनिवेशों की व्यवस्था आवश्यकता पड़ी, और इन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, जो उस समय अल्प विकसित श्रेणी में जो महाद्वीप आते थे, वहाँ जाके उन देशों पर इन्होंने अपना अधिकार किया और वहाँ अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचना शुरू किया। ठीक है, और वहाँ से लोग कच्चा माल लेने लग गए और कच्चे माल को अपने देश में आके फैक्ट्रियों के माध्यम से उस कच्चे माल को क्या करने लगे, उनको खपाने लग गए, और उसका जो बेनिफिट होता था वो उनको मिलने लगे। इस प्रकार इन्होंने उत्तरोत्तर उपनिवेश बनाए। इसीलिए हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड के लिए कहा जाता है कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड के उपनिवेश पूरे विश्व में फैले हुए थे। चाहे आप उसको ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, आप उसको न्यूजीलैंड देख सकते हैं, भारत आप जानते ही हैं कि भारत भी उसका उपनिवेश रहा है। इसके अलावा अमेरिका में उसने 13 बस्तियां बसा रखी थी। इसके अलावा अफ्रीका में बहुत सारे देश उसके अधीन थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्रांस ने भी बहुत सारे उपनिवेश खड़े कर रखे थे, और जर्मनी और चूंकि जो इटली थे वो उपनिवेशवाद की होड़ में बाद में आए थे, इसलिए बाद में उनको कम उपनिवेश मिले, क्योंकि 1870 में इनका एकीकरण होता है और ये बाद में उन्होंने औद्योगिक क्रांति की, और इनकी औद्योगिक क्रांति के बाद भी इनको भी उपनिवेश प्राप्त करने की इच्छा थी। और इसीलिए जब जर्मनी में औद्योगिक विकास हुआ तो इसने इंग्लैंड को एक प्रतिस्पर्धा थी। इंग्लैंड और इसमें क्या हुआ, आपस में प्रतिस्पर्धा हुई, इन दोनों में आपस में मनमुटाव हुआ, और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर जर्मनी ने बाद में बर्लिन बगदाद रेल मार्ग की योजना बनाई, और इससे इंग्लैंड और फ्रांस में बहुत अधिक संघर्ष छिड़ गया। वस्तुतः साम्राज्यवाद ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य तनाव और वैमनस्य को बढ़ाया, क्योंकि जो छोटे छोटे जो अफ्रीका में जो प्रदेशों में जो भूभागों लेकर इन यूरोपीय देशों में आपस में बहुत अधिक क्या होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी, क्योंकि ये जो पहले से उपनिवेश स्थापित कर चुके थे, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, तो बाद में जो उपनिवेश स्थापित करने जो आए, जर्मनी आए, इटली आए, तो इनको मन में इनके उपनिवेशों को हड़पने की भावना हुई, और इनमें जो उपनिवेशवादी विस्तार के लिए आपस में इन देशों में मनमुटाव हो गया। एक महत्वपूर्ण कारण हम देखते हैं कि इस समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी इस महायुद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को उत्तेजित किया और दूसरे देशों की नीतियों के बारे में उन्होंने गलत प्रचार किया। इतना ही नहीं, समाचार पत्रों ने शांति कायम करने वाली बातों को दबाने का भी काम किया, क्योंकि हम देखते हैं कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो जबरदस्त तनाव पैदा हुआ, उसमें अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इतिहासकार शेपिरो ने कहा है कि प्रजातंत्र की भिन्नता और निरंकुश शासकों की उपस्थिति भी इस महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, क्योंकि हम देखते हैं कि उस काल में अर्थात 1914 में रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा तुर्की में निरंकुश शासन थे, और इन राज्यों में निरंकुश शासन व्यवस्था नहीं होती तो शायद महायुद्ध इतनी जल्दी घटित नहीं होता। ये इतिहासकार शेपिरो का मानना है। तो हम देखते हैं कि जो समाचार पत्र थे उनकी भूमिका भी इस घटना में महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण और सबसे तात्कालिक कारण जिससे ये घटना शुरू हुई, वो था 28 जून 1914 के दिन। क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया का जो युवराज था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी, उन दोनों की हत्या की जाती है बोस्निया की राजधानी सोराजोवो में। इन दोनों का कत्ल कर दिया।
और जो हत्या के जो अपराधी थे वो 2 बोस्नियन थे जिन्हें ऑस्ट्रिया की स्लाव नीति पसंद नहीं थी। अर्थात ऑस्ट्रिया ने स्लाव लोगों के प्रति जो नीति अपना रखी थी उसी का विरोध करने के लिए जो 2 बोस्नियनों ने सोरोजोवा में उसकी हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया का यह विश्वास था कि ये हत्या सर्बियन सरकार की सहायता से की गई है और उसको ये लगता था कि इस हत्या की जानकारी सर्बिया को थी, क्योंकि युद्ध के बाद जो जांच की गई उसमें इतना तो स्पष्ट हो गया था कि सर्बिया के कुछ उच्च अधिकारियों को हत्या के षड्यंत्र की जानकारी थी, परंतु इसमें सर्बिया सरकार का किसी प्रकार का सहयोग नहीं था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को भयंकर दंड देने और संभव हो सके तो उसका अस्तित्व मिटा देने का ही निश्चय किया। ऑस्ट्रिया को यह भी मालूम था कि 1908 की भांति इस बार भी रूस सर्बिया की सहायता के लिए तैयार रहेगा, अतः ऑस्ट्रिया ने रूस के विरुद्ध जर्मनी का सहयोग लेने के लिए पहले जर्मनी को तैयार किया। 5 जुलाई 1914 को कैसर विलियम द्वितीय ने ऑस्ट्रिया को ये सहमति दी कि अगर आने वाली कोई भी परिस्थिति होगी उसमें जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देगा। इससे क्या हुआ? इससे ऑस्ट्रिया हंगरी का और अधिक वर्चस्व बढ़ गया। जर्मनी द्वारा अपने कार्य का समर्थन करने पर ऑस्ट्रिया ने आगे की घटनाओं को और अधिक विस्तारित करने की कोशिश की और उसने 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम पत्र भेजा और इस पत्र की जो भाषा और शैली बहुत अधिक कठोर थी और उसमें कहा कि आप इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया ने कहा कि सर्बिया सोराजोव हत्याकांड के लिए उत्तरदायी है और सर्बिया को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध किए जाने वाले प्रचार को तत्काल समाप्त कर देना होगा। हत्या की जांच ऑस्ट्रियन अधिकारियों द्वारा करवाने और दोषी अधिकारियों को ऑस्ट्रिया के सुपुर्द करने की मांग की गई। इस पत्र का उत्तर 48 घंटों में मांगा गया। सर्बिया ने बहुत सारी शर्तें तो मान ली, परंतु 2 शर्तें जो उसके आत्मसम्मान या जो उसके खिलाफ थी उसने उनको मानने से इनकार किया और उसने कहा कि इसका फैसला हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में करवाएंगे, परंतु ऑस्ट्रिया इसके लिए तैयार नहीं था। ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन प्राप्त था और सर्बिया को रूस का, परंतु ना तो जर्मनी युद्ध चाहता था और न ही रूस चाहता था। अतः जर्मनी और रूस दोनों ने सर्बिया के उत्तर को सही माना, परंतु ऑस्ट्रिया इस बात पर अड़ गया और उसने अपनी सीमाओं को, अपनी जो सेना थी उसको सर्बिया की सीमा की तरफ मोबाइल करने की आज्ञा दे दी। मोबिलाइजेशन अर्थात लामबंदी की, भाई आप उधर बढ़ जाइए। इस पर रूस के जार ने ऑस्ट्रिया को चेतावनी दी कि अगर तुमने सर्बिया पर आक्रमण किया तो रूस भी ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर देगा। इंग्लैंड के मंत्री उस समय एडवर्ड ग्रे ने स्थिति को समझा और युद्ध को रोकने की दृष्टि से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की मांग की, परंतु जर्मनी ने इस मांग को ठुकरा दिया। कैसर विलियम जो जर्मनी का उस समय शासक था उसने कहा कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया की समस्या 2 राष्ट्रों का आपसी मामला है, अर्थात इसमें किसी विश्व सम्मेलन की जरूरत नहीं है। और इस कैसर विलियम की घोषणा से रूस का जार गुस्सा हो गया और उसने रूसी सेनाओं को लामबंदी के आदेश दे दिए। अब जर्मनी भयभीत हो गया क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि रूसी हस्तक्षेप से जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया की जो समस्या है वो यूरोपीय बन जाएगी। अतः उसने ऑस्ट्रिया को रूस से समझौता करने और इंग्लैंड के प्रस्ताव को मान लेने की राय दी, परंतु ऑस्ट्रिया युद्ध करने पर तुला हुआ था और इसीलिए 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब जब उसने युद्ध की घोषणा कर दी तो इसलिए जर्मनी को युद्ध की भी तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त था। 31 जुलाई को कैसर विलियम ने रूस को प्रयाण आदेश वापस लेने के लिए चेतावनी पत्र भेजा। इसके साथ ही उसने फ्रांस से भी पूछा, जर्मनी ने, कि जर्मनी और रूस के मध्य युद्ध छेड़ने पर फ्रांस का क्या रुख रहेगा। रूस ने जर्मनी की चेतावनी का कोई जवाब नहीं दिया। तब 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब फ्रांस ने जर्मनी को उत्तर भिजवाया कि जर्मनी और रूस के मध्य युद्ध होने पर वह अपने हितों के अनुकूल कदम उठाएगा, तो जर्मनी को फ्रांस का ये उत्तर संतोषजनक नहीं लगा और इसलिए 3 अगस्त को उसने फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया संघर्ष यूरोपीय संघर्ष में परिवर्तित हो गया। इसके बाद इंग्लैंड के कदम की प्रतीक्षा पर इंग्लैंड अभी युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि जर्मनी ने जो फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए बेल्जियम से होकर अपनी सेनाएं भेजनी पड़ती। अब जर्मनी ने बेल्जियम से जर्मन फौजों के आने जाने के लिए रास्ता मांगा। बेल्जियम ने जर्मनी की मांग को ठुकरा दिया। इस पर जर्मनी ने बेल्जियम पर भी आक्रमण कर दिया।
अब जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया तो 1839 की जो संधि थी उसके द्वारा इंग्लैंड ने बेल्जियम की स्वतंत्रता तटस्थता की गारंटी दे रखी थी। अतः बेल्जियम पर जर्मनी के आक्रमण ने इंग्लैंड को उत्तेजित कर दिया और उसके बाद 4 अगस्त को इंग्लैंड ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के युद्ध में बाकी देशों को भी कूदना पड़ा। चूँकि जर्मनी ऑस्ट्रिया का दोस्त था इसलिए उसे ऑस्ट्रिया के साथ आना पड़ा, और सर्बिया का दोस्त रूस था इसलिए रूस को आना पड़ा। अब चूँकि रूस का दोस्त इंग्लैंड था इसलिए इंग्लैंड को भी आना पड़ा, क्योंकि बेल्जियम पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था और उधर फ्रांस पर भी जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। इस प्रकार ये जो युद्ध था ये वृद्ध युद्ध में परिवर्तित हो गया। आगे चल के हम देखते हैं कि जो इटली था वो चूँकि एक तरफ तो उसने जर्मनी से संधि की थी, लेकिन बाद में इटली को प्रलोभन देकर जो मित्र राष्ट्र थे कौन कौन, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, उन्होंने उस इटली को अपनी तरफ मिला लिया। लेकिन जर्मनी के साथ तुर्की, मोंटेनिग्रो और बल्गेरिया रहे और यूरोप का ये युद्ध एशिया में भी फैल गया, क्योंकि 23 अगस्त 1914 को जापान ने भी इंग्लैंड के साथ मित्रता निभाते हुए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और युद्ध के अंतिम दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के साथ सम्मिलित हो गया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व इस युद्ध की ज्वाला में जलने लगा। अर्थात हम देखते हैं कि इस विश्व युद्ध के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, अपितु अनेक कारण मिलकर इस विश्व युद्ध की भूमिका बनाई। और मानव इतिहास में कभी भी इतनी हानि, आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे जनहानि हो, इस युद्ध में ही देखने को मिलती है। इसके साथ ही टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम इसके बाद के युद्ध की जो परिस्थितियाँ थी उनकी चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।